नहीं होंगे, ये लोग इसी तरह गिद्ध की तरह नोचते रहेंगे। जी जी, अजय जी बहुत बहुत आपका आभार जो आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। हमारे साथ में कुछ और दर्शक जुड़ चुके हैं। पंकज तिवारी जी हैं, हिंदू महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। धन्यवाद, नमस्कार। पंकज जी, आज का जो विषय रखा गया है कि जी जो निधन हुआ है आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी का, क्या कहना जी, चाहेंगे? देखिए ये पत्रकारिता जगत का एक बहुत बड़ी हानि है। और जी रोहित सरदाना जी एक मुखर पत्रकार थे और मैं उनको देखा करता था। वो ये कहते थे कि आप घर पर रहें, हम हैं ना आपका काम करने के लिए। और शायद हमारा जी काम करते करते आज उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी है। ये बड़ा दुखद जी है और इससे संपूर्ण राष्ट्र को ये सबक जरूर लेना चाहिए कि जब हमारे साथ हमारे पत्रकार भाई जिस तरीके से जागरूकता में लगे हुए हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उन चीजों को समझें और ऐसी भयावह स्थिति को रोकने में सहयोग करें। जी जी शायद यही उनको श्रद्धांजलि भी होगी कि हम उनके जो उन्होंने प्रयास किया इस कोरोना विभीषिका के लिए जागरूकता का, उस पर हम आ करके जी कुछ अवश्य करें। जी जी, बस बहुत बहुत, क्योंकि आज की दुनिया में मैंने सबसे पहले जब अपनी शुरुआत की थी तो यही बताया था कि अपने कार्य क्षेत्र में अगर किसी का निधन हो जाता है और हमारे लिए सबसे कठिन होता है कि उसकी निधन की खबर बताना। तो इस समय हमारे साथ में एक और खास मेहमान आ चुके हैं, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, जेएनपी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। जय हिंद सभी को, जय हिंद। जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद खबर है अमित जी। और जी बहुत मन अशांत है। मैं उनसे दिल्ली मिल भी चुका हूँ 2-3 बार। जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे अमित जी और एक सकारात्मक व्यक्तित्व के पत्रकारिता करते थे, निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे और जो शब्दों का चयन करते थे वो बड़ा क्लिष्ट होता था। बहुत ही अच्छा वो बातचीत करते थे और मुझे मौका मिला मिलने का। मैं सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ कि मेरी मुलाकात भी हुई है उनसे। लेकिन बड़ा अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में अब हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि किसी का भी अब बच पाना लगता है बहुत मुश्किल हो गया है, चाहे वो आम हो या खास हो। और इस कोरोना ने आम और खास की दूरी भी कम करने का प्रयास में खुद लगा हुआ है, जो कि हमारे तंत्र को करना चाहिए था, शायद वो कोरोना कर रहा है। खैर बहुत दुखद है और मैं उनके बच्चियों के लिए कामना करता हूँ कि भगवान वो अब अच्छे से रहें, उनको सारी सुख और सुविधाएं मिल सकें और हम लोग से भी जो होगा वो हम लोग जरूर करेंगे। मैं कल या परसों मैं ब्रॉडकास्टिंग फ्रेटर्निटी से मैं बात करूंगा और हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं मिलके एज अ टीम फॉर हिज फैमिली। तो आशीष जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से, जैसे कोरोना वायरस है, आसपास के लोग कोरोना वायरस एक बड़ी बीमारी जरूर है, लेकिन क्या किस तरीके से लोग इस बीमारी को ले रहे हैं आपके जहां आप रहते हैं वहां के लोग? पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा क्योंकि मैं पहली बार हंगामा न्यूज़ चैनल से जुड़ा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। मैं मूलतः इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और अभी मैं एक राजनीतिक पार्टी चला रहा हूँ जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पार्टी का नाम है जय हिंद नेशनल पार्टी। अब जो आपका प्रश्न है अमित जी कि कोरोना का क्या है, देखिए कोरोना के लिए मैं अब सिर्फ एक लाइन में वर्ड बोलता हूँ कि कोरोना के वजह से हमारे देश में जो लोग अभी तक कह रहे थे कि हमारा चिकित्सा का व्यवस्था जो है कोलैप्स हो गया है, मैं कहता हूँ वो कोलैप्स नहीं हुआ है, हमारा चिकित्सा व्यवस्था एक्सपोज्ड हो गया है। हम पहले भी ऐसे ही थे, हमारी व्यवस्थाएं ऐसी ही थी। पहले भी ऑक्सीजन की उतनी ही सप्लाई हुआ करती थी जितनी आज हो रही है, दिल्ली हो या मुंबई हो चाहे वडोदरा गुजरात हो। लेकिन सच्चाई ये है कि उस आपूर्ति पे कोई ध्यान नहीं देता था और ये महामारी जब आ गई तो हम टोटली एक्सपोज्ड हो गए।
कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आम जिंदगी की कोई भी महत्व नहीं है जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लचर व्यवस्था थी स्वास्थ्य की, इससे सभी लोग इस कोरोना वायरस से 2021 में वाकिफ हो गए हैं। और अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आसपास के लोग, लखनऊ की जो स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, मैं अजय जी का आप सभी को परिचय दे दूं। हमारे साथ में इंजीनियर अजय कुमार हैं, प्रसपा के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। उनके विचार जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे लखनऊ की बिगड़ती व्यवस्था कोरोना वायरस को लेकर। दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। मैं इंजीनियर अजय कुमार हूँ, पूर्व नौसेना अधिकारी हूँ। पूर्व नौसेना में रहा मैं, अभी सोशल लाइफ है मेरी। तो लखनऊ की तो भयावह स्थिति हम लोग देख रहे हैं और पूरे देश की देख रहे हैं, क्योंकि जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आज भी मेरे पास छत्तीसगढ़ से फोन आया था, कल हरियाणा से आया था। तो लोगों के हाल बेहाल हैं। हमारे प्रशासन, शासन, नेता जो भी बोलते रहें कि ऑक्सीजन हमारे पास पूरी है, हमारे पास दवाइयाँ हैं, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोगों को एडमिशन हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे हैं। सवेरे से रात के 2-2 बजे तक लोगों के मैसेज आते रहते हैं, किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए। और शायद हम लोग चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम एक दूसरे से जरूर आपस में सहयोग करके और इंफॉर्मेशन पास करते रहें, लोगों की जान बचाते रहें। लेकिन लोगों की जान बचाते बचाते आपको अपनी जान भी बचानी है। तो आप घर से कम निकलें, अगर ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल ना निकलें। सोशल मीडिया है हमारे पास, सोशल मीडिया से लोगों को जागरूक हम करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन करें, मास्क लगाएं। मास्क लगाने का मतलब ये नहीं कि जिस तरह के कपड़े आपने पहने वो मास्क लगा लीजिए, फैशन शो में नहीं जा रहे हैं आप N95 मास्क लगाइए, हो सके तो डबल मास्क लगाइए, और आप फेस शील्ड भी यूज़ करें और लोगों को जागरूक करें। क्योंकि बहुत बुरी, मैं 2 बार शमशान घाट गया हूँ, वहाँ की भी हालत, एक बार मेरे साथ तो अमित जी भी थे, बहुत बुरा हाल है, शायद देखा नहीं गया। और मैंने आपसे कहा भी कि मेरे इंटरव्यू में कम से कम शमशान घाट की जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस है, बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि दिल दहल जाता है वहाँ जाने के बाद। तो इस महामारी से शायद हम सबको मिलके लड़ना है, सरकार नहीं लड़ पाएगी। किसी भी फ्रंट पे सरकार की तैयारियां बिल्कुल नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि वो एक्सपोज हो गए हैं, और रियली पूरी सरकार एक्सपोज हो गई है। हम यहाँ पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे यूपी की हो, चाहे हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो। यहाँ पार्टी की बात नहीं आती है। हाँ, कुछ गलतियां हमारे लीडर्स से हुई हैं, जो हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम लोग होली से पहले लॉकडाउन लगा देते, हम चुनाव को आगे बढ़ा देते, कुंभ मेला नहीं करते, तो शायद इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती। आज मेरे को बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंचायत चुनाव में आज का न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है, 706 हमारे टीचर्स, अध्यापक बेचारे, इनकी मृत्यु हो गई। 706 अध्यापक का मतलब यह है कि 50 लाख रुपए तो सरकार उनको देगी। और हमारी कितनी बड़ी क्षति हुई है, देश की क्षति, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, जो एक्सपीरियंस थे, और केवल एक सरकार की जिद की वजह से कि हमें चुनाव कराना, हमें चुनाव जीतना है। जब जन ही नहीं रहेगा तो आप जीत के क्या करेंगे? तो मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे लीडरशिप का फेल्योर हुआ है, और वो माने ना माने, उनको मानना पड़ेगा। जी, तो अजय जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। और सभी हमसे, पंकज तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए देशवासी कौन सा रास्ता अपनाएं, जिससे कि सभी देशवासी जो हैं कम से कम कोरोना वायरस के शिकार हों? जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। भी मैं सुन रहा था कि
दरअसल जब कोई महामारी आती है या कोई बड़ा युद्ध होता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो विश्व की कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये हमने कोरोना महामारी में देखा है। अमेरिका जैसे देश भी बैकफुट पर आ गए थे उस समय, जिनके पास सर्वस्व सुविधाएं मौजूद थी ऑलरेडी। अब बात आती है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, मैं खुद पिछले 12 दिनों से सब परिवार इस बीमारी से जूझ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने सरकार को फोन लगाया उनके हेल्पलाइन नंबरों पे, तो हेल्पलाइन नंबर से कोई सहयोग नहीं मिला। इसमें से कहीं दो राय नहीं है, परंतु जो एक पैनिक और एक भय का वातावरण पैदा हो रहा है, उससे जो चीजें हम व्यक्तिगत तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं वो शायद मिस करे दे रहे हैं। तो जब मुझे लगा कि ये सर्कमस्टांसेस हमारे आ रहे हैं तो हम लोगों ने खुद ही उसको हैंडल करना शुरू किया और धीरे धीरे जो प्रिस्क्राइब्ड है, चूंकि 1 साल हो गया है और डॉक्टर्स से कंसर्न कर सकते हैं आप, और होम आइसोलेशन लेते हुए बेसिक टिप्स आप तुरंत चालू कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके अंदर जो एक भय का वातावरण पैदा होता है, जिससे कि होता क्या है, देखिए कोरोना दरअसल इतना घातक है नहीं जितना घातक हम लोगों ने खुद बना दिया है। आज के समय पे हर एक आदमी, बल्कि 30-35 साल से ले लीजिए तो बीपी और शुगर का पेशेंट आपको दिखेगा। जिस समय आदमी को ये रिपोर्ट आती है कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो उसके धड़कनें बढ़ जाती हैं एकदम से, और नतीजा ये होता है कि वो इतना तनाव में आता है कि उसका बीपी और डायबिटीज दोनों शूट आउट करना शुरू कर देता है उसी समय। और नतीजा ये होता है कि जो कोरोना वायरस आपको धीरे से 12 दिन के अंदर जा सकता है, वो आपके प्राण लेने तक पहुंच जाता है। तो नतीजा ये है कि पारिवारिक बॉन्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार में सब एक दूसरे का सहयोग करते रहे, संक्रमण होने के बावजूद भी एक दूसरे के ताकत बने रहे और एक दूसरे के साथ कभी एहसास होने नहीं दिया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या आपके कोई दिक्कत है। नतीजा ये है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं एकदम सुस्त महसूस कर रहा हूं और कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। हालांकि 12 दिन हुए, 3 दिन मैं और रहूंगा और उसके बाद मैं देख रहा हूँ काम कर पा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक सरकार की विषय आ रही है, सरकार ने जो भी नंबर जारी किए हैं लाभ पहुंचा रहे हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि पारिवारिक मनोबल बढ़ाने की, इमोशनल बॉन्डिंग की आवश्यकता है, और ये हम व्यक्तिगत ये लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी के भरोसे पे लड़ेंगे तो हम हारेंगे। जी, तो आप लोगों की महत्वपूर्ण जो बातें हैं वही कहीं ना कहीं आज देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण बनेंगी, और सभी जो भी लोग हैं वह उन्होंने सभी ने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। और इस समय हमारे साथ में मिराज वली अफरीदी जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिराज वली जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है। मिराज जी, आपका आज जो आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी का निधन हो गया है, उनको हंगामा टाइम्स विनम्र श्रद्धांजलि देता है। इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करें अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं। अभी आवाज नहीं मिल पा रही है। इस समय हमारे साथ में विक्रम जी भी जुड़ चुके हैं और हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं वह भी। आज जो आज तक के वरिष्ठ पत्रकार जी का निधन हुआ है उसके ऊपर क्या श्रद्धांजलि देंगे? जी सर, बेहद दुख है, इस बात का बेहद अफसोस है कि हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार नहीं रहे जो बेबाक तरीके से आम जन की समस्याओं को लगातार दिखाते रहे और सत्ताधारी पार्टी से लगातार सवाल भी करते रहे। और आज एक जो क्षति हुई है वो कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो सकती है। पत्रकारिता जगत ने एक सितारा खोया है और कहीं ना कहीं आज बड़ा दुख है कि
जिस तरह से हम लोग अपने वरिष्ठ लोगों को देखकर सीखते आ रहे हैं, और आज कोरोना ने एक और पत्रकार की जान निगल ली, और कहीं ना कहीं जो लगातार मौतों के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम अपनों को खोते जा रहे हैं, हमारे करीब के लोग हमसे दूर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं। न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार धरातल पर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं कर पाई है। और जिस तरह से सर देखने को मिल रहा है कि हमारे पड़ोसी देश लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, और जो वैक्सीन की कमी थी, जो वेंटिलेटर की कमी थी, वो भी पूरी की गई है, लेकिन अभी भी हालात जमीनी स्तर पर बेहतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपका। और जी, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में हमेशा से उठ रहा था कि जब तक तो चलिए कोरोना वैक्सीन की बात नहीं थी, तो चलिए भारत देश में उस तरीके से कोरोना वैक्सीन यहाँ से बाहर विदेशों में भेजी जा रही थी, लेकिन आज ऐसा कौन सा वो हो गया कि भारत देश को आज भारत में विदेशों से वैक्सीन मंगाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए अमित जी, हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम प्लानिंग नहीं करते किसी चीज की। आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। 1 मई से घोषणा की गई कि 18 वर्ष से अधिक के उम्र के वालों को वैक्सीन लगेगा बगैर किसी प्लानिंग के। अभी क्या हो रही है? उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अब उल्टा उनसे निवेदन कर रही है कि भैया हमारे पास वैक्सीन नहीं है, अभी आप लाइन न लगा दीजिएगा आके। एक दूसरा, जो कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पे रजिस्ट्रेशन की बात थी, किसी को कोई शेड्यूल मिला ही नहीं आज तक। न जाने कितने करोड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, लेकिन शेड्यूल नहीं मिला किसी को। तो केंद्र सरकार को अभी समझना पड़ेगा कि इस तरह के भ्रामक प्रचार बंद करें और पहले अपने देश की चिंता करें, बाद में विदेश जाएं। बहुत अच्छी बात है, हमें विदेश नीति के तहत बहुत से काम करने पड़ते हैं, जरूरी भी है, लेकिन पहले आप अपने टीम को तो यहाँ अपने देश को तो ठीक कर लिए होते, अपने देश की चीजों को तो आप इन प्लेस करनी होते, उसके बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा होता आप भेजे होते। वैक्सीनेशन आप देखिएगा कितना बड़ा ये घातक साबित होने वाला आने वाले समय में, क्योंकि इसकी प्लानिंग नहीं है, लोग भीड़ लगा लेंगे। तो दिस इज अ वेरी बैड प्लानिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बैड प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे राज्य सरकार तो और माशाअल्लाह है, न जाने क्या कर रहे हैं वो। तो इस तरह से व्यवस्था नहीं चलेगी साहब। अभी विक्रम जी फिर बोल रहे थे कि चरमरा गई है। विक्रम जी, ये व्यवस्था चरमराई नहीं है, ये व्यवस्था एक्सपोज्ड हो गई है, व्यवस्था पहले से ही ऐसी थी। अजय जी, टोटली आपसे आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि समय कम है। अजय जी से मैं यही एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे, जो बाहर विदेशों से वैक्सीन मंगाई जा रही है उसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले तो कोरोना वैक्सीन देश में ही निर्मित करी जा रही थी और भारत देश दे रहा था, विदेशों में भेज रहा था, लेकिन आज कोरोना वैक्सीन जो है विदेशों से भारत मंगाई जा रही है, क्या मुख्य वजह है? सबसे पहले तो मैं जो डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने कहा कि सब कुछ चरमरा गया है, आपने बिना प्लानिंग के 18 साल वालों को वैक्सीन देने की बात कर दी, लेकिन क्या आपने सोचा है जिन्होंने 45 साल से ऊपर और 60 साल से ऊपर के लोगों को एक बार आप वैक्सीनेशन कर चुके हैं, उनकी दूसरी डोज भी ड्यू होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने 45 साल से ऊपर वालों ने, 60 साल से ऊपर वालों ने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराया। अभी आपने उसका कोई प्रोविजन बिल्कुल नहीं किया, उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं की जिनको 4 से 6 हफ्ते के बाद लगना था। जिन्होंने नहीं लगाया उनके बारे में आपने अभी बात नहीं की, क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर के हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट इस एज ग्रुप में आते हैं, और आपने अचानक बिना प्लानिंग के 1 तारीख से बोल दिया कि सबको हम वैक्सीनेशन करेंगे। ये सब आप क्यों? लास्ट क्या चरण के चुनाव थे इसलिए आपने इसे बोला? बहुत गलत है। आप कोई चीज की प्लानिंग करिए, स्टेट गवर्नमेंट के सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाइए, उनसे बोलिए क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है, क्या हमें ये करना चाहिए? हम 15 दिन
हम और बाद में कर लेते, हम 1 महीने बाद कर लेते, लेकिन हमें जो 45 साल और 60 साल वाले थे, कम से कम उनका पूरा वैक्सीनेशन, जिनको एक डोज लग चुका है, दूसरा डोज लगने के बाद करते। इट इज वेरी पुअर प्लानिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, एंड रियली वी शुड अपोज दिस। आशीष जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंजीनियर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला, मैं भी ये बात बोल रहा हूँ, प्लानिंग की कमी है। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की जो साथी हमारे देश की जनसंख्या है वो करीब 60 करोड़ है। 60 करोड़ के लिए आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है और आपने जो है ये ड्राइव चलवा दिया। और आप भेड़ चाल देखिए, हमारे देश में कोविन ऐप के माध्यम से न जाने कितना सरकार कमा रही है, आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से न जाने सरकार कितना कमा रही है, डाउनलोड करवा के उस ऐप को। आखिर उस आरोग्य सेतु ऐप का कोई भी एक आदमी बेनिफिट बता दे मुझे, तो मैं जानूं। आरोग्य सेतु ऐप का एक बेनिफिट बता दीजिए कोई भी। ये आप लोग डिस्कस नहीं करते। अमित जी, मैं आपको मसाला दे रहा हूं, आप अगली बार डालिए। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाले का काम है, इस तरह का ऐप बनाना, और वो कोई भी हमको सहयोग नहीं देता और न कोई भी सूचना नहीं देता कि हमारे आसपास कौन से कोविड मरीज है, नहीं है। तो आप पहले बताइए इन ऐप की क्या जरूरत है। दूसरा, आपकी ये प्लानिंग नहीं तो आपने ये काम क्यों किया। तीसरा, आपने आंकड़ों को क्यों नहीं जारी किया। इतने वैक्सीनेशन है कहाँ। आपकी जो प्रश्न है अमित जी, मैं उसका जवाब देना भूल गया था कि जो विदेशों से मंगाया जा रहा है, देखिए जब आपको अपनी कमी महसूस होने लगती है ना, तब आप उस पर सजग होते हैं और जागते हैं। आपको था कि मैं ही इनको जो है ना मार्केटिंग वाला कि हम हर जगह छाए रहे हैं, बस अब एक ही प्राइज बचा हुआ है, नोबेल पीस प्राइज, बस वही मिलना बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने अगर वो चाहते, स्पुतनिक सबसे पहले लॉन्च हुई थी पूरे दुनिया में, अगर वो रशिया से एग्रीमेंट कर चुके होते तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के पहले स्पुतनिक आ गया होता हिंदुस्तान में और लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया होता साहब। तो ये हट और ये जो अधर्म का काम हो रहा है, इसको खत्म करना होगा। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा, जो भी समझदार और जागरूक नागरिक हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, सत्ता या विपक्ष, अब समय आ गया कि अपनी आंखें खोलें और पढ़े लिखे लोग अब राजनीति में उतरे, नहीं तो देश का बंटाधार होने वाला है। प्रदेश का ऑलरेडी हो चुका है, उत्तर प्रदेश का। जी तो पंकज तिवारी जी, आप अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर क्या कहना चाहेंगे मेरे सवाल पर? देखिए, जो चीजें मैं सुन रहा हूँ, कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि गलत है, क्योंकि सही बातें हैं ये सारी। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जब ऐसी, मैंने पुनः कहा कि ऐसी महामारियां जब आती हैं तो किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन अब बात आती है, 1 मिनट मैं बोल लूं, एक बात आती है, 1 साल पूर्व जब ये कोरोना महामारी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही थी, तब आपके माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर बोल रहे थे कि पहले जान है उसके बाद जहान है। लेकिन 3 महीने का लॉकडाउन जो उन्होंने लगाया, तो नतीजा आज मालूम पड़ रहा है उस 3 महीने का लॉकडाउन का असर कितना व्यापक रहा होगा अगर उस समय उन्होंने हाथ पे अपने ना लिया होता। नतीजा ये हुआ कि जितने भी विपक्ष के लोग थे, उन्होंने ये बोल करके कि साहब आप कोरोना से मारे या ना मारे, लेकिन भुखमरी से आदमी मर जाएगा, उन्होंने काफी कंट्रोल किया, खाना दिया, सब कुछ दिया, एक अलग बात है। परंतु आज राजनीति हो रही है इस बात की सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मैं इतना जानना चाहता हूं, सरकार का सबसे परम मुखिया जो केंद्र में बैठे हैं मोदी जी, क्या उन्होंने हाथ जोड़कर आपसे बात नहीं करी, इस बात के लिए जनता से निवेदन नहीं किया कि दवाई भी और कड़ाई भी, क्या उन्होंने ये निवेदन आपसे नहीं किया कि आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के चलें? क्या उन्होंने ये निवेदन कभी नहीं किया? आपका प्रधानमंत्री आपसे कर रहा है, लेकिन आप कभी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। अब आप चुनाव पर आइए, अब आप चुनाव पर आइए। 80% वोटिंग पश्चिम बंगाल में चल रही है। 80% सुन लीजिए, सुनने का मादा लीजिए। हम आपको सुन रहे थे ना, हम आपको सुन रहे थे ना, हम नहीं सुन रहे थे तो आप हटिए। कि यही दिक्कत है, आप सुनना नहीं चाहते, आप बोलना चाहते हैं सिर्फ। और जो लोग बोलना चाहते हैं वो कभी सही चीज नहीं देख सकते। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, जो गलती है सरकार की उसको स्वीकार करिए, लेकिन जो सरकार की नीतियां थी जो वो कर रहे थे उसको भी आप ध्यान दीजिए। मैं सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, ये ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ सरकार के,
क्योंकि उनके नंबर मिल नहीं रहे, उनके नंबर ऑफ जा रहे हैं। लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, इस पर हम कब बात करेंगे? हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? हमें लोग बुलाएंगे रैली में आने के लिए, हम लाखों लोगों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे जाके, है क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसका बाइकाट करें? हमारे चुनाव आएगा, हम वोट डालने लाइन लग के जाएंगे, क्यों जा रहे हैं? अगर हमारे अंदर कोई लालच है तो लालच का परिणाम कौन भोगेगा? सरकार भोगेगी कि हम भोगेंगे? और एक चीज आप समझ लीजिए, शासन वैसा ही मिलता है आपको जैसी प्रजा होती है। प्रजा के अंदर आज आप ही के लोग ब्लैक मार्केटिंग में लगे हैं, गैस सिलेंडर ब्लैक कर रहे हैं, हर एक चीज हमारे ही लोगों के आसपास है। अरे भाई, मैं भी 12 दिन से कोरोना पॉजिटिव चल रहा हूँ, कई पूरे परिवार के साथ चल रहा हूँ, मुझे दिक्कत है, मुझे सरकार से सहयोग नहीं मिला है, लेकिन मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सरकार की जो गाइडलाइन है मैं बैठ करके घर में फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने बिना किसी का सहयोग लिए अपने पूरे परिवार को इस महामारी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। और उसमें हमारे साथ गंभीर रोगों से ग्रसित लोग भी परिवार के सदस्य थे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी का जब ठीकरा दूसरे पर फोड़ने लगेंगे तो मुझे लगता है कि स्थितियां गंभीर होंगी। सरकार की जो जिम्मेदारी थी, जो सिस्टम था, वो कोलैप्स किया है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन हम इसको बचा सकते थे एक जागरूक नागरिक की तरीके से, तो ये सिस्टम हमने अपना भी कोलैप्स कर दिया है, इसमें भी दो राय नहीं है। तो हम किसी को क्लीन चिट नहीं देना चाहते। इस हमाम में हम सबकी गलत जिम्मेदारी है और हम सभी गलत हैं, इसमें कोई स्वीकार नहीं, क्या सरकार हो क्या जनता हो। जी अजय जी क्या कहना चाहे? हम ये कहना चाहते हैं कि जनता सरकार नहीं चलाती, व्यवस्थाएं जनता नहीं चलाती है, ये सरकार चलाती है। अगर हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री बिना मास्क लगाए पब्लिक के बीच में आता है और भाषणबाजी करता है और 2-2, 4-4, 5-5 लाख की भीड़ इकट्ठी करता है, वो वहां से क्यों रैली, अगर वो रैली नहीं करेगा, लोगों को पैसे दे के रैली में लाया जाता है, अगर रैली नहीं करेगा तो कोई नहीं आएगा। सबसे पहला काम था कि उनको रैली करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर इलेक्शन इतना बहुत ज्यादा, आप दुनिया रैली आसमान पे केवल प्रधानमंत्री की दिख रही है, क्या रैली केवल एक आदमी कर रहा था? अरे आपको इलेक्शन पोस्टपोन करना चाहिए था, आपको होली से पहले आयोग लगा देना चाहिए था, आपको कुंभ मेले में नहाने नहीं जाने देना चाहिए था। अभी ये तो कम अभी विस्फोटक स्थिति है भाई साहब। अब जब गाँव से आने लगेगा ना, तब आप लोग कहेंगे कि जनता करे। यार जनता क्यों करेगी? टैक्स गाँव से आने लगेगा नहीं, आ रहा है। हाँ आ रहा है, गाँव से आ रहा है, आने लगेगा नहीं, हो रहा है। पूरे शहर में फैल चुका है, गाँव में फैल चुका है। सारा काम सरकार की जिम्मेदारी है, प्लानिंग करना। बड़े बड़े आईएएस बैठे हैं, लाखों रुपए लेते हैं, जिनको चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है, उनको वो प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या एक वो मजदूर करेगा जिसकी रोजी रोटी भी आप खा गए हैं मॉल कल्चर लाके? आप क्या बात करते हैं कि जनता की जिम्मेदारी है? ये जो पढ़े लिखे लोग जिनको हम टैक्स देते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हमारे ऊपर बैठे हैं, जो आज फोन नहीं उठा रहे, आपने खुद ये बोला कि फोन नहीं उठा रहे हैं। आज जाके मैं खुद गया हूँ शमशान घाट, वीआईपी रोड, आलमबाग, लखनऊ में, वहां पे 75 नगर निगम कर्मचारी लाशें जला रहे थे, जमीन पे सड़क तक लाइन लगी हुई थी, और बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना ग्लव्स के। ये किसकी जिम्मेदारी है? नगर निगम की, सरकार की नहीं है तो क्या आम जनता की जिम्मेदारी है? मैं जाके वहां पे मास्क और ये सब वितरण करके आया हूँ। तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी निभाएगी? एकदम कर चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ मानवता को बचाने की। नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकार अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो क्या आप जान दे देंगे? सरकार जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, आप अपनी जान दे देंगे? जनता तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, आप अपनी जान दे देंगे? सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है तो क्या हम अपनी जान दे देंगे? अरे हम उनको रोक सकते हैं, हम उनको रोक सकते हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है तो क्या आप जान दे देंगे? हमारी जिम्मेदारी हमने शुरू करेंगे। जी बहुत हो गया। आप जो है सलोनी जी को भी थोड़ा प्लीज इंट्रोड्यूस करें। सलोनी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सलोनी जी, आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी का निधन हो गया। भावभीनी श्रद्धांजलि हंगामा